नमस्कार बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है, हमारा आज का पार्ट है, उसका नाम है मेरा कच्चा चिट्ठा, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये एक आत्मकथा है। लेखक ने अपनी जो कथा है, अपना उसने जो भी जीवन व्यतीत किया है, एक उसकी घटना के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। और ये हमारा पार्ट है। इसमें एक रेखा चित्र किया गया है, एक चित्र बनाया गया है। ये लेखक हैं और ये वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर जैन धर्म के लोग दर्शन करने आते हैं। इसका नाम पसोवा है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो पेड़ है, इस पेड़ के पास जो पत्थर रखा है, यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध योग करते थे। और जिसकी वजह से लेखक यहाँ पर आए हैं, ये सोच के आए कि शायद यहाँ पर हमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें प्राप्त हो पाएँ। तो सारा घटनाक्रम इस तरह से है। पूरे पार्ट में जो मेन पॉइंट हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि हमें पार्ट समझने में आसानी हो जाए। पहला पॉइंट है लेखक की पुरातत्व में संग्रहकारी प्रवृत्ति। तो इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लेखक को ये कहा जा रहा है कि वो जो उसकी जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, वो पुरातत्व में जो संग्रहकारी प्रवृत्ति थी। यानी कि वो एक जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं, जो उसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ों को आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो वो उन चीज़ों को संग्रहित करता रहता है, समेटता रहता है, वो एक स्थान पे रखता रहता है। तो इस तरह का उसका नेचर है। लेखक अपनी संग्रहकारी प्रवृत्ति के कारण कहीं भी जाता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। पसोवा जाने पर भी लेखक को पुरातत्व से संबंधित चीज़ें मिली और उन्होंने उन सबको काफ़ी कम कीमत पर खरीद लिया। लेखक कभी भी कहीं पे भी घूमने जाता था तो वो वहाँ से कुछ न कुछ अपने संग्रहालय के लिए लेकर आता था, चाहे उसे खरीदना पड़े या कोई जुगत लगाना पड़े। इसके लिए उन्हें चाहे कोई चाल चलनी पड़ती, वे स्वयं को रोक नहीं पाते। जैसे चंद्रायण का व्रत करती बिल्ली को यदि चूहा दिख जाए तो उसे अपना धर्म निभाना ही पड़ता है। यहाँ पे एक कहावत ली है, छोटी सी एक लोकति है जो लेखक ने यहाँ पे बताई है। जिस प्रकार अगर बिल्ली कोई व्रत रखती है और वो सहज भाव से बैठी है, अचानक उसके सामने जैसे ही चूहा दिखता है तो वो अपने स्वभाव के कारण अपने आप को रोक नहीं पाती और उस चूहे को खा जाती है। उसी तरीके से लेखक ने बताया है कि मेरा जो स्वभाव है वो इसी तरीके का है, क्योंकि मैं संग्रह के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा करता रहता हूँ और मुझे जैसे ही कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है कि वो मेरे संग्रहालय में होनी चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी जुगत लगाता हूँ या उसको मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो मेरे संग्रहालय तक पहुँच जाए। दूसरा पॉइंट है लेखक का ईमानदार व्यक्तित्व। ये क्यों बताया है लेखक ने? लेखक की ये आत्मकथा है और लेखक ने यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से बताया है कि उसने कई चीज़ें तो चुपचाप उठा ली, जिसको हम चोरी भी कह सकते हैं, और कई चीज़ों के लिए उसने कुछ कम पैसे देकर वो चीज़ें खरीद ली। तो मथुरा के लाल पत्थर की बनी 8 फुट की लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था, लेखक ने खेत में काम कर रही बुढ़िया से 2 रुपये में खरीदी थी। ये उस समय की बात है जब लेखक मथुरा गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक लाल पत्थर की बनी हुई मूर्ति देखी, जो कि जिसका जो लंबाई थी करीब 8 फीट की थी और उस मूर्ति का सर नहीं था, सर टूटा हुआ था, या आप कह सकते हो कि सर उसका टूट चुका था। वो मूर्ति वहाँ खेत में पड़ी थी और उसी खेत की रखवाली एक बुढ़िया कर रही थी। तो जैसे ही लेखक उस मूर्ति को उठाता है, वो बुढ़िया कहने लगती ये हमारी है, हम इसको नहीं देंगे। तो लेखक कहता है कि आप हमसे इसका पैसा ले लो और ये मूर्ति हमें दे दो। तो बुढ़िया मान जाती है और 2 रुपये में वो मूर्ति बेच देती है लेखक को। फ्रांस के एक व्यक्ति द्वारा जब उसका मूल्य 10,000 रुपया आका गया, तब भी लेखक का ईमान नहीं डोला। फिर उसी मूर्ति को संग्रहालय में रखा गया और जब कोई फ्रांस से कोई दार्शनिक आया, उसने बताया कि ये मूर्ति काफ़ी पुरानी है और ये जो राजा कनिष्क था उसके राजकाल का है। जब उसका दूसरा साल चल रहा था राज्य का, तब ये मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं इसकी कीमत 10,000 दूंगा। फिर भी लेखक ने उसे मना कर दिया।
क्योंकि उन्होंने पुरातत्व संबंधित वस्तुओं का संग्रह संग्रहालय के लिए किया था, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया था। वो जो भी सामान खरीदता था या लेकर आता था उसे संग्रहालय में रखने के लिए लेकर आता था, ना कि उसे बेचकर पैसा कमाने के लिए। ठीक इसी प्रकार शिव जी की मूर्ति का उठाना, किंतु गांव वालों के रोष प्रकट करने पर चुपचाप वापस भी कर देना लेखक की ईमानदारी व्यक्तित्व को प्रकट करता है। जब वो पसोवा गया था, तो जब वो वापस आ रहा था तो उसने गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक शिव जी की प्रतिमा को देखा था, जो कि शिव जी का जो मुख था वो 4 मुख के शिव जी थे। वो प्रतिमा को देखा था और उसने बिना किसी से पूछे उस मूर्ति को अपने इक्के में रख लिया था और लेकर संग्रहालय चलाया था। फिर जब गांव वालों को पता चला तो वो लेखक के पास आए मिलने के लिए और उन्होंने बताया कि वो उसके कुल देवता हैं, बिना कुल देवता के वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लेखक ने उन्हें वो मूर्ति सम्मान के साथ वापस भी कर दिया था। तो ये लेखक की ईमानदारी है, उसका जो नेचर है वो ईमानदार है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, संग्रहालय का शिलान्यास। अब क्योंकि लेखक के पास सामान कुछ ज़्यादा हो गया था तो वो जगह कम पड़ती जा रही थी और हर सामान को अच्छे से सजा के रखने की व्यवस्था करनी थी, इसलिए लेखक ने सोचा कि कोई नया भवन बना लिया जाए। तो उसके लिए उसने विभिन्न शिलालेख, उसके पास जो सामान था वो यहाँ पे बताया जा रहा है। विभिन्न शिलालेख थे, ताम्र मूर्तियाँ, तालपत्र पर हस्तलिखित पुस्तकों के गट्ठर, सिक्के, कई हजार चित्र, मनके, मोहरें एकत्रित करने पर उनको रखने का स्थान छोटा पड़ने लगा। क्या क्या है उसके पास? विभिन्न शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? जब राजा महाराजा होते थे तो उनको कोई भी सूचना देनी होती थी तो पत्थर के बने हुए एक बोर्ड पर वो उसको खुदवा देते थे और लगवा देते थे। इसके अलावा तांबे की मूर्तियाँ और तालपत्र, जो पत्र राजा महाराजाओं के द्वारा भेजे जाते थे किसी को भी, किसी भी अधिकारी को या किसी और काम के लिए, वो सारे पत्र उसके पास थे। वो पत्र कागज़ पे नहीं लिखे थे, एक तम्र पत्र था, तांबे का एक पत्थर होता है उस पे गुदा हुआ था, उसी पे लिखा हुआ हस्तलिखित पुस्तकों की गट्ठर। और क्योंकि वो पत्थर होते हैं तो अगर उस पर पुस्तकें लिखी जाती थी तो वो एक तरह का गट्ठर बन जाता था, तो उसके पास गट्ठर थे। सिक्के थे, जो पुराने ज़माने के सिक्के होते हैं जिसमें उन राजा महाराजाओं की छाप होती है, वो उस ज़माने के होते हैं, तो उसमें सन वगैरह लिखा होता है, वो सिक्के थे। कई हजार चित्र थे जो जिसको हम पेंटिंग बोल सकते हैं। मनके थे, मोतियाँ, मोहरें थीं, जो राजा लोग कोई भी आदेश जारी करते थे उसके नीचे अपनी एक मोहर लगाते थे, या वो सिक्के जिसमें उनकी मोहर लगी होती थी। एकत्रित करने पर उसको ये लग रहा था कि जगह छोटी हो गई है, फलस्वरूप उसने क्या किया, म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत हर्जाना एकत्र कर कंपनी बाग में एक भूखंड भवन के लिए मिल गया। अब म्युनिसिपैलिटी एक एक्ट उस समय चल रहा था जिसकी वजह से उसे हर्जाना मिला, हर्जाना मतलब पैसा मिला, और उसने कंपनी बाग, एक जगह का नाम है कंपनी बाग, उसमें एक भूखंड यानी कि जमीन भवन के लिए खरीद लिया। बम्बई के प्रसिद्ध इंजीनियर मास्टर साठे और भूता, ये 2 इंजीनियर हैं जो कि मुंबई के हैं और काफ़ी फेमस थे उस समय। मास्टर साठे और भूता, उन दोनों ने मिलकर संग्रहालय के भवन का नक्शा तैयार किया। किस तरह का संग्रहालय बनेगा उसका मैप बनाया। डॉक्टर ताराचंद ने भवन के शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया। डॉक्टर ताराचंद के द्वारा शिलान्यास क्या? उद्घाटन, उस भवन के उद्घाटन का, किस तरह से उद्घाटन होगा, कौन करेगा, कितने बजे होगा, कितने लोग आएंगे, ये सारा कार्यक्रम उन्होंने तय किया, निश्चित किया। तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय भवन का शिलान्यास किया। और जिस समय ये भवन तैयार हुआ उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इस भवन का उद्घाटन कराया गया। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? लेखक संग्रहालय करता था, आशिक नहीं था। यानी संग्रह करता था लेकिन आशिक नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? लेखक को पुरातत्व संबंधित पुस्तकों को खोजने का शौक था। केवल उसे ये शौक था कि इस तरह की कोई चीज़ें उसे मिल जाएं जो हमारे संग्रहालय में रखने लायक हों।
संग्रहालय के लिए लेखक विभिन्न हथकंडे अपनाकर उन वस्तुओं को औने पौने में खरीद लेता था। औने पौने यानी कि उस वस्तु का जो वास्तविक दाम होता है उससे कम दाम देकर वो लेखक, बहुत ज़्यादा कम दाम देकर लेखक खरीद लेता था। उसे संग्रहालय में जमा कर निश्चित हो जाता था और केवल उसे संग्रहालय में लाया और निश्चित हो जाता था। अब उसका काम खत्म हो गया। इस तरह से किसी आशिक की तरह वे वस्तुएं पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले ही से पैसे नहीं थे, तो वो मतलब इस तरह की उनकी धुन नहीं थी कि अगर मुझे वस्तु चाहिए और उसकी कोई कीमत ज़्यादा बता रहा है तो उसको खरीद लें, ऐसा नहीं था। वो वस्तुएं कम दाम में ही लेकर आते थे और उसी से अपने संग्रहालय को उन्होंने सजाया था। हमारा लास्ट पॉइंट है आभार प्रकट। आभार प्रकट यानी धन्यवाद देना। लेखक अपने संग्रहालय निर्माण में विभिन्न लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें है डॉक्टर पन्नालाल, जिन्होंने भूखंड में सहायता की। भूखंड में यानी जमीन खरीदने में सहायता की। किसने की? पन्नालाल जी ने। डॉक्टर पन्नालाल जी ने उन्हें जमीन खरीदने में सहायता की। डॉक्टर ताराचंद, जिन्होंने शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया, और जो कार्यक्रम था कि जो भवन बनाया उसका उद्घाटन कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सारा कार्यक्रम किसने देखा था? डॉक्टर ताराचंद जी ने। इसके अलावा मास्टर साठे और भूता, जिन्होंने संग्रहालय का नक्शा बनाया। ये दो इंजीनियर थे जो कि मुंबई के फेमस इंजीनियर थे उस समय, मास्टर साठे और भूता। इनका भी आभार प्रकट किया है लेखक ने। इन्होंने क्या किया था? उस भवन का मैप बनाया था। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देवनागौड़ नरेश तथा उनके सुयोग्य दीवान लाल भागवेंद्र सिंह के सहयोग और सहानुभूति से संग्रहालय बन सका, और इतने लोगों ने उस संग्रहालय को बनाने में योगदान किया था, जिसका आभार लेखक ने प्रकट किया है। और आखिर में उनका स्वामी भक्त अर्दली जगदेव का आभार प्रकट करते हैं, और लेखक ने अपने नौकर का भी आभार प्रकट किया, जिसका नाम है जगदेव। तो ये पूरा हमारा पाठ का सार है। जब हम कहानी ये पढ़ेंगे, हम मेरा कच्चा चिट्ठा, तो ये सारी कहानी इसी घटनाक्रम के बीच में है।